नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन का वर्चुअल शुभारंभ किया। शनिवार को मेरठ सिटी स्टेशन से सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया और इनकी उपस्थिति में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हुई। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। शनिवार से मदुरै, बेंगलुरु, चेन्नई, नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि, कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, राज्यों के डिप्टी सीएम, मंत्रीगण, सांसदगण, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई, नागरकोइल और मेरठ, लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेम्पल सिटी मदुरई अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरई और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। तो उपचुनाव की सियासत के बीच यूपी में अब चुनौती का सिलसिला चल पड़ा है। लोकसभा में जीत से गदगद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ललकारा है और मिल्कीपुर सीट पर करारी हार की बात कर चुनौती दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है
लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। यूपी में उपचुनाव की हलचल के बीच जहां सीएम योगी ने लाल टोपी काले बयान से सियासी उबाल ला दिया, तो वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अब सीएम पर निशाना साधते हुए मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनौती दे डाली है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि योगी को मिल्कीपुर का जिम्मा दिल्ली से इसलिए दिया गया क्योंकि दिल्ली आला कमान भी ये जानता है कि मिल्कीपुर में बीजेपी की हार निश्चित है। आपको बता दें, मिल्कीपुर वही सीट है जहां से अवधेश प्रसाद पहले विधायक थे और अब फैजाबाद से सांसद। वही फैजाबाद सीट जिसके अंतर्गत अयोध्या क्षेत्र आता है। इसलिए अवधेश प्रसाद सीधा सीएम योगी को चुनौती दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी लाल टोपी से घबराए हैं और उनको पता है ये लाल टोपी ही है कि इनको सत्ता से अलग करेगी। और जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा जो है चौवन फैजाबाद जनपद अयोध्या से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लड़ी है। तो एक तरफ जहां अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के सहारे एक तीर से दो निशाने लगा सीएम योगी को ललकार रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी आने वाले वक्त में गठबंधन की राह कांटों भरी होने वाली है। क्योंकि लगातार भाईचारे के दम भरने के बावजूद कांग्रेस इस बार उपचुनाव में 5 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सपा कांग्रेस में आने वाले वक्त में घमासान तय है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला यूपी के 2 लड़के यानी कि अखिलेश और राहुल ही लेंगे, मगर कांग्रेस अभी भी 50-50 के फॉर्मूले पर यानी 5 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। उपचुनाव की इस राजनीतिक जंग के बीच यूपी में 13 मुस्लिम बीएलओ को हटाए जाने को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल लिया है और बीजेपी को निशाने पर लिया है, ये कहते हुए कि उपचुनाव से पहले धर्म के आधार पर बीएलओ को बदला जाना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका भी जताई है। तो कुल मिलाकर 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले यूपी में सियासी पैंतरेबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जहां पक्ष और विपक्ष आरोपों के तीर एक दूसरों पर छोड़ रहे हैं। मगर इस राजनीतिक लड़ाई के बीच जनता के मन में क्या है, ये उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। मगर तब तक इस सियासी जंग में कई सियासी रंग देखने को मिलेंगे, ये तय है। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का अनावरण किया। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 75 साल आज पूरे हुए। कुछ ही दिन पहले मैं राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबिली सेरेमनी में गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का, न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान
बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है। भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं। ये हमारे उस सांस्कृतिक उद्घोष को बल देते हैं जो कहता है सत्यमेव जयते नानृतम। इस समय देश अपनी के आजादी के 75 वर्ष पूरे करके संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसलिए इस अवसर में भी गर्व भी है, गौरव भी है और प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीख बदल दी है। अब यहां 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही मतगणना होगी। पहले वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर को थी और अब मतगणना 4 अक्टूबर रखी गई थी। चुनाव की तारीख बदलने के लिए सबसे पहले भाजपा ने यह मांग उठाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने वोटिंग के दौरान वीकेंड की छुट्टियां और बिश्नोई समाज के कार्यक्रम का हवाला दिया था। इसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD ने भी चुनाव तारीख बढ़ाने की मांग की। इसको लेकर चुनाव आयोग ने मीटिंग भी की थी। उस वक्त इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया था। हालांकि शनिवार शाम को चुनाव तारीख बदलने का ऐलान कर दिया गया। श्रमिकों के लिए ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ये कोई मेरे को समस्याएं लोगों ने बताई है, जैसे रैपिड रेलवे चलाई थी, इसके वर्करों की है, कई है, उनका हम घोषणा पत्र में डालेंगे। और सारे प्रदेश के लिए नीति बनाई है ये, उसमें गुड़गांव भी शामिल है। गुड़गांव का वही जैसे पहले विकास होता था वैसे ही विकास होगा। मैं इस बात पे मैं ठेकेदारी के खिलाफ हूँ। कंट्रेक्चुअल सर्विस खराब है, ये गलत है और इसको हटाकर पक्की नौकरियां देंगे। हम 2 लाख पक्की नौकरियां। मैं कहता हूँ सरकार का ध्यान नहीं है। गुरुग्राम का नाम इन्वेस्ट, जो मैंने कहा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही क्योंकि ऐसा माहौल नहीं बनाया जा रहा।
जैसा माहौल बने हम माहौल बनाएंगे या इन्वेस्टमेंट आएगी, जो गुरुग्राम में कमियां हैं उनको दूर करेंगे और देश दुनिया की बेहतरीन शहर बनाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज है। तो वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, पिछले दिनों 45 जगह रैली करी थी और हरियाणा में संगठन मजबूत है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ में। संजय सर, जिस तरीके से जो है विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में, तो उसको देख के आम आदमी पार्टी जो है 90 सीटों पे चुनाव लड़ना चाह रही है, तो सर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमने पिछले दिनों 45 जगहों पे रैलियां की थी और 15 दिन में 45 रैली करना कोई सामान्य बात नहीं है। लोकसभा के चुनाव में भी जो एक सीट हम लोगों को मिली थी, सुशील गुप्ता जी, वो लगभग 5.5 लाख वोट उनको मिला और हरियाणा में एक मजबूत संगठन हमारा है, तो इसलिए हम लोग वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और हमारे साथी सुशील गुप्ता जी, संदीप पाठक जी, ये लोग संगठन का और चुनाव में हमारी तैयारियों का पूरा उसका जायजा भी ले रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग चुनाव में जाएंगे। भैया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अभी फिलहाल जेल में हैं, तो किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? तमाम और लीडर्स हैं और मुख्यमंत्री जी जल्दी बाहर आ जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा चुनाव का प्रचार जब जोरों पर होगा उस वक्त मुख्यमंत्री जी बाहर होंगे। 5 तारीख को उनकी डेट लगी हुई है और उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। अभी देखिए, आप हर मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिल रही है, झारखंड के हाई कोर्ट से लताड़ मिली हेमंत सोरेन के मामले में। तो अभी आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जब निकल के आए, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं। केजरीवाल साहब को ईडी कोर्ट से जमानत मिल गई, उनके खिलाफ नया केस, झूठा केस बनाया गया सीबीआई का। और अभी के कविता के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है ईडी को, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि एक दुर्भावना के कारण हमारी केंद्र की सरकार अपने तानाशाही पूर्ण आचरण से विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को संज्ञान में ले रहा है और जमानत बहुत जल्द मिलेगी केजरीवाल साहब को। एक छोटा सा सवाल और है, जिस तरीके से लगातार जो है गठबंधन की बातें चल रही हैं, आप गठबंधन में हो, सहयोगी हो, तो लेकिन अब आप अकेला चुनाव लड़ रहे हो हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में गठबंधन होगा या किस तरीके से? ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में आपका गठबंधन हो। कहीं पे आप एक साथ मिलकर लड़ेंगे, कहीं एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेंगे। और 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है, ये बहुत बड़ा देश है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। एनडीए के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो भाजपा के खिलाफ भी कई राज्यों में चुनाव लड़ती थी। जब जेडीयू पहले भी जब एनडीए के साथ थी और अभी भी आगे आप देखिएगा तो जेडीयू भी बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है चुनाव। कोई अपनी राजनीतिक पार्टी तो नहीं बंद कर देगा। तो ठीक है, जैसे सीपीएम है और कांग्रेस है, तो उन्होंने बंगाल में विधानसभा का चुनाव साथ लड़ा और अभी लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़े और आपने देखा होगा केरल में भी लड़े अलग अलग। तो मुझे लगता है कि ये कोई जहां राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, वहां हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हैं और राज्यों के चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे। भैया, कल मैं जो है सिसोदिया जी के साथ में था, पदयात्रा वो कर रहे थे लगातार जेल से आने के बाद, लेकिन अब ये पदयात्रा जो हो रही है वो पदयात्रा क्या पूरी दिल्ली में रहेगी या उससे भी आगे चलने की उम्मीद है? पूरे दिल्ली में पदयात्रा करेंगे मनीष जी और अभी तक जहां जहां जिन जिन विधानसभाओं में गए हैं उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। मुझे लगता है कि ये आगे भी जारी रहेगी सभी विधानसभाओं में। कैमरामैन सुशील के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर चर्चित मामले में 7 साल की सजा पाए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली और अजहर खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने आजम की ओर से सजा निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अपील पर दिया है। मामला रामपुर जिले के गंज थाना क्षेत्र का है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ से बड़ी खबर है, जहां MI-17 हेलीकॉप्टर से खराब हुए हेलीकॉप्टर ले जाते वक्त हादसा हो गया आज सुबह। पर्यटन अधिकारी के मुताबिक हादसा शनिवार सुबह 7 बजे का है। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर खराब क्रिस्टा हेलीकॉप्टर को लेकर जा रहा था। अचानक क्रिस्टा हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने से MI-17 पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसके तहत पायलट ने खतरा भांपते हुए क्रिस्टल हेलीकॉप्टर को टोचन चेन तोड़कर उसे गिरा दिया। पहाड़ों के बीच जमीन पर गिरने से हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया। घटनास्थल पर SDRF की टीम पहुंच गई। हेलीकॉप्टर के मलबों को हटाया गया। वहां से रात की खबर यह है कि इस मामले में फिलहाल कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो वहीं अवैध निर्माण के खिलाफ एनडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर की VIP लाइन ताजगंज वार्ड के फतेहाबाद रोड पर 5 सितारा होटल के सामने अवैध निर्माण चल रहा था। विभाग को अवैध निर्माण होने की शिकायत मिली थी। आला अधिकारियों के निर्देश के बाद मकान को सील कर कार्रवाई की गई है। इंडिया वॉइस ने अवैध निर्माण की खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ चलाया था। साथ ही आपको बता दें, विकासकर्ता अमीना बेगम द्वारा खसरा संख्या 1374, 1375 मौजा बसई मुगल होटल के सामने अवैध निर्माण कराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में इंडिया वॉइस न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि आगरा के VIP लाइन कहे जाने वाले फतेहाबाद ताजगंज वार्ड में एक बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर अवैध निर्माण चल रहा था, जो मानचित्र के विपरीत था। हालांकि इस खबर को इंडिया वॉइस न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस खबर का संज्ञान लिया और उस तीसरी मंजिल पर चल रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए सीज की कार्रवाई की है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। वहीं झांसी में पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर लौट रहे 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक युवती और 2 युवक शामिल हैं। युवती की ललितपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा थी। वो एग्जाम देकर भतीजे के साथ पशु डॉक्टर की कार से घर लौट रही थी। कार तेज स्पीड में चल रही थी। रास्ते में संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर पर चढ़कर कार सड़क किनारे बनी पुलिया से जा टकराई। हादसे में पशु डॉक्टर की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में मौसे और भतीजों को मृत घोषित कर दिया। परीक्षा देकर लौटते समय यह हादसा हुआ। तो वहीं गाजीपुर में एक बार फिर माल बरामदगी के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस फायरिंग में जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया। मामला नंदगंज थाना क्षेत्र का है। केंद्रीय स्वास्थ्य स्वयं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंची, जहां मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और बजट की दृष्टि से बात करूं तो 2014 से पहले क्षेत्र का बजट 35,000 करोड़ का हुआ करता था, लेकिन 2024 में यह बजट 91,000 करोड़ का हो गया। तो वहीं सिद्धार्थनगर डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लोकसभा डुमरियागंज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सांसद ने यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बाड़मेर जिले के किसानों के फसलों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई थी। बाढ़ प्रभावित कुछ किसानों को फसली क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं मिली है। सांसद ने किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति दिलाने को लेकर सांसद ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संदिग्ध अवस्था में विद्युत पोल के स्पोर्टर से लटका एक युवक का शव बरामद किया गया। ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। फिल्मी यूनिट के साथ पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल की जांच की और हत्या है या आत्महत्या, इसकी गुलती सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा एक दिन के लिए मेठी दौरे पर हैं। मेठी संसदीय क्षेत्र के मुंशीगंज के संजय गांधी अस्पताल में कैंसर विभाग के ऑन्कोलॉजी विभाग और मेडोसेकी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंसेज के न्यू एकेडमिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया गया। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।